मैं मौजूद हूँ और सुबह से ही यहाँ बीजेपी के नेताओं, प्रवक्ता, पदाधिकारी और उनके जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी में उत्साह का माहौल है और कल से ही यहाँ तैयारी चल रही थी, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसकी सरकार आ रही है और बहुमत से आ रही है। और अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, अनुराग, जो आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो वो उस बीजेपी जिस तरह दावा कर रही थी उसी हिसाब से। हालांकि बीजेपी के संगठन की अगर बात की जाए तो संगठन की रिपोर्ट ये है कि वो 38 सीट तक पा सकते हैं। तो देखना है कि जब परिणाम आता है तो कितनी सीटें आती हैं, किसके खाते में जाती हैं, बीजेपी कितना पाती है और आम आदमी पार्टी को कितना मिलता है। लेकिन फिलहाल अगर बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ उत्साह का माहौल है और बीजेपी का हर नेता इस बात का दावा कर रहा है कि वो साधारण बहुमत से नहीं, उससे आगे निकलकर वो दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। 27 साल का वनवास उनका खत्म होने वाला है और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से झूठ की राजनीति केजरीवाल ने की, उसका पोल खुल गया, जिसका फायदा उन लोगों को दिल्ली में मिला है। और आगे उनकी सरकार बनेगी अगर, तो जो अब तक दिल्ली में देखने को मिला उससे अलग सब कुछ सामने नजर आएगा। जी ठीक है विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन मनोज सर, जो बात विकास कह रहे हैं कि जो 47 की टैली है, इसका आकलन तो खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। वो मानकर चल रही है कि हमें अधिकतम 38 सीटें मिल जाएंगी। ये तो उससे भी ज्यादा है। हाँ देखिए, हरियाणा में भी ऐसी था और महाराष्ट्र में भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही था। और अभी देखो हम थोड़े टाइम पहले करप्शन और डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। उसमें संजीव और एनके सिंह जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे थे। तो अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में डेवलपमेंट काम किस तरीके से होता है। जयललिता जेल के अंदर बंद थी, उसके बाद आई, आने के बाद इलेक्शन जीती। तो एक बात का मेरे को ध्यान है, इंडिया में जिस समय ऑटो इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी तो सारी की सारी दिल्ली के आसपास डेवलप हुई। मारुति गुड़गांव में आई तो सारी इंडस्ट्री वहाँ हुई। तो जयललिता पर्सनली ऑटो इंडस्ट्री के जो मालिक थे, यहाँ जो सीईओ थे, उनको फ़ोन करती थी और फ़ोन करके वो वहाँ बुलाती थी। तो ये तो साउथ के लोगों का काम करने का तरीका है। मारन जिस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे तो करप्शन का उनके ऊपर चार्ज था, वो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने इंश्योर करा कि नोकिया जो भी अपनी नई फैक्ट्री खोलेगा वो चेन्नई में खोलेगा। तो नोकिया की जो पहली फैक्ट्री थी वो वाली फैक्ट्री साउथ में थी, तमिलनाडु में थी। तो लेकिन यहाँ क्या हुआ, दिल्ली में करप्शन के चार्ज तो लगे, लेकिन लोगों ने ये भी देखा कि डेवलपमेंट के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अगर डेवलपमेंट हो, करप्शन हो और तो ऐसे में मेरे को लगता है कि लोग एक बारी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक भयंकर एंटी करप्शन की इमेज, एंटी करप्शन के नाम पर ये पार्टी बनी और तो लेकिन डेवलपमेंट की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या बाकी डेवलपमेंट हो, उसकी तरफ इस पार्टी का कोई भी फोकस नहीं था दिल्ली में। ठीक है, एक कुछ साल पहले की रिपोर्ट थी सर, जिसके मुताबिक देश के 65% इंजीनियरिंग कॉलेज दक्षिण भारत में थे और उन स्कूलों में पढ़ने वाले 65% से ज्यादा छात्र उत्तर भारत के वहां पढ़ने जाते थे। संजीव सर, जो बात उदित राज अभी कह रहे हैं कि ये बेहतर हुआ हम अलग हुए और हमें अलग होना था, क्या यही फॉर्मूला आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी बाकी राज्यों में भी करती नजर आएगी, उन राज्यों में जहां रीजनल फोर्सेज ने उनकी जमीन को उनसे छीना है, राजनीतिक जमीन को छीना है? देखिए, मेरे ख्याल से हर स्टेट में अलग एग्जाम्पल होगा, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। हम ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि जो क्षेत्रीय दल बिल्कुल आंखें तरेड़ते थे और कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पर रखना चाहते थे, जब लोकल लेवल पे एडजस्टमेंट करेंगे, वो इस नतीजे के बाद नई दृष्टि से आंकलन करेंगे अपनी ज़मीन का कि कांग्रेस को साथ लें, कितना साथ लें। तो जो एक दादागिरी का माहौल था या कांग्रेस को दबाने की कोशिश थी, और कांग्रेस उसके प्रतिकार में उल्टा ऐसी बिहेव करती थी कि हम दबाएंगे, हम दादा हैं, हम बड़े हैं, तो वो ज़्यादा संतुलन आएगा क्षेत्रीय दलों में और कांग्रेस पार्टी में जहाँ जहाँ इलेक्शंस आने वाले दिनों में होंगे। सबसे पहला तो एक उदाहरण उसका बिहार में शायद पड़ेगा जी। बिहार में डेफिनेटली कांग्रेस बहुत कमज़ोर है आरजेडी के मुकाबले, बट आप बिल्कुल कांग्रेस को कहो कि हम तो आपको 10-20 सीट देंगे, उससे ज़्यादा कांग्रेस मांगने की स्थिति में होगी कि ये कॉम्बिनेशन है। और बाकी तो वहाँ का नतीजा उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक अलग रेनबो कोएलिशन बना हुआ है। खैर उसकी बात तब करेंगे जब बिहार के इलेक्शंस ठीक है, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी का ये, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से स्थिति बदलना मतलब बहुत एक सरप्राइजिंग बड़ा सरप्राइज होगी। मतलब यहाँ से अगर बदलते हैं ये ट्रेंड्स, हाँ दिल्ली में, तो हम इसको मोटे तौर पे अगर नतीजों की तरह देखें तो ये केजरीवाल के लिए आने वाला समय काफी कष्टप्रद होगा। ठीक है,
कितना कष्टप्रद हो सकता है वो थोड़ा और समझेंगे सर, तब जबकि एक के बाद एक शिकायतें, मुकदमे और जांच लगातार चल रही हैं। लेकिन एनके सर, बिहार का जिक्र किया अभी संजीव सर ने, क्या आपको लगता है कि इन टैली के बाद कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो अलायंस है उसमें बार्गेनिंग कैपेसिटी कांग्रेस की बढ़ पाएगी? और इसी से जुड़ी दूसरी बात यह कि जो अब तक खबरें आ रही थी कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, बीजेपी की इस जीत के बाद क्या नीतीश कुमार का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होगा अगर वो ऐसा कर रहे थे तो? देखिए, बिहार का सिचुएशन अलग है। नीतीश कुमार का अपना सपोर्ट बेस पर से नहीं है, लेकिन किसी के साथ वो जब टाई अप करते हैं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, उनकी भी बढ़ती है, उस पार्टी की भी बढ़ती है। लिहाजा नीतीश का वो मल्टी पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे तो 3 पार्टीज हैं टोटल। यहाँ पे अभी अभी देखिए, मैं तब से इंतजार कर रहा था, 47 की टैली अब बढ़ के 48 हो गई है 1 मिनट पहले। ये 2/3 होता है किसी भी लेजिस्लेचर के लिए, वो स्टेट का हो या सेंट्रल लेजिस्लेचर हो। ये बड़ी चीज मानी जाती है कि आप 2/3 बहुमत से सीटें ला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का मुझे याद आता है, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो कहा था, लांछन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता हूं, अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। जनता ने वोट दे दिया, नहीं लगा। मैं तब से सवेरे से यही कह रहा हूं कि एक ही मुद्दा था कि अगर ईमानदार, अच्छा उन्होंने भी समझा कि कैश किसको कराना है, हमारी ईमानदार की छवि को, अगर ईमानदार लगूं तो वोट दे देना, नहीं तो हटा देना। तो जनता ने देखा ईमानदार नहीं है। अब यहां पे एक बात जरूर आती है जिसको शायद हम मिस कर रहे हैं, कि अगर आप दिल्ली को लेके कॉन्स्टिट्यूशन देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इतने वाहियात हैं कि 61 सीटें और 67 सीटें लाने के बाद भी एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर पत्ता भी नहीं हिला सकता अगर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ना चाहे। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपना हमला शुरू किया, वैसे वैसे बीजेपी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उन्होंने सख्ती शुरू की, और अरविंद केजरीवाल को काम बिल्कुल नहीं करने दिया गया सेकंड टर्म में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिल्कुल पकड़ के बैठ गया, एक चपरासी का भी अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की गलती नहीं है, आपका प्रावधान ही ऐसा है। अगर आप उसको पढ़े तो हंसी आती है कि यार तो फिर यहाँ पे दिल्ली में तुम चुनाव कराते क्यों, चीफ मिनिस्टर बनाते क्यों हो, जब उसके पास कोई पावर ही नहीं है। तो ये 67 MP MLA लेके 70 में से वो जब कुछ कर ही नहीं सकता तो ये तमाशा क्यों करते हो? ठीक है, विकास चंद्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो मंदिर में पहुंचे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रदेश संगठन को इसका क्रेडिट मिलेगा तब जबकि 27 साल के बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है। जी, निश्चित तौर पर प्रदेश संगठन को मिलेगा, प्रदेश के नेताओं को मिलेगा। और नेताजी लोगों को यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया था, अलग अलग राज्यों से बुलाए गए थे कि अपने अपने राज्यों के लोगों के बीच में जाकर वो प्रचार करें, पार्टी को मजबूत करें और किसी तरीके से 27 साल का वनवास दूर हो। जैसा कि बीजेपी में आप हमेशा देखते होंगे कि कहा जाता है कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं, अगर जीतते हैं तो उसमें सबका श्रेय होता है, हालांकि हारने के वक्त लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन इस समय जितने भी बीजेपी के नेता हैं, या तो वो सुबह मंदिर गए, उसके बाद सीधे पार्टी कार्यालय आ रहे हैं, जो लोग प्रत्याशी हैं वो अपने अपने केंद्रों पर जा रहे हैं, और पार्टी कार्यालय में एक अलग तैयारी दिखाई दे रही है। और अब एक नई तैयारी दिख रही है कि अगर अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीतती है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या वो स्टेट ऑफिस आएंगे या फिर से हर बार की तरह वो सेंट्रल ऑफिस जाएंगे, तो सेंट्रल ऑफिस में एक अलग तैयारी चल रही है। यानी बीजेपी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि भाई विकास, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, जान उनको मिल रहे थे। 2015 में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी केंद्र में। 2020 में भी विधानसभा चुनाव हुआ, तब भी भारतीय जनता पार्टी थी केंद्र में। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के मोर्चे पर भी क्या कुछ ऐसा बदलाव किया, रणनीति में कुछ बदलाव किया कि जनता से ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाए? क्या ऐसा हो पाया या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ही वो जीत गए? जी, निश्चित।
जी, दो काम बीजेपी की तरफ से बहुत मजबूती के साथ किया गया। एक तो संगठन को लेकर कि प्रचार अभियान कैसे चलाया जाए, और यहाँ श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देना पड़ेगा, उसके अनुसांगिक संगठनों को देना पड़ेगा। वैसे बीजेपी सालों भर चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी है, और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कोई ऐसा नहीं कि चुनाव जब आया तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मैदान में कूद गए। ये लोग लगभग 1 साल पहले से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे थे। उसके साथ साथ संघ ने अपनी तैयारी शुरू की, और बिना किसी को संज्ञान में आए हुए संघ के लोग अपना काम कर रहे थे। अलग अलग टोली बना करके, अलग अलग मोहल्लों में, बस्ती में जा करके छोटी छोटी सभाएं करना, लोगों के बीच में जाना। और वो सबसे बड़ी बात थी कि वो लोग चुनाव और राजनीति और वोट की बात नहीं करते। ठीक है, विकास जी, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उदित राज जी हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही साथ संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी से। उदित राज जी, गोपाल जी मैं आऊंगा आपके पास। उदित राज जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने दिल्ली में उतनी ज्यादा मेहनत नहीं की जितनी वो कर सकते थे, करनी चाहिए थी, और अगर ऐसा होता तो टैली थोड़ी और अलग होती कांग्रेस पार्टी की? मैं समझता हूं कि